फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं पूजा कुमारी सीडीपी की क्लास लाई हूँ, जिसमें शिक्षण की अवधारणा और परिभाषाएं और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर रहेंगे जो एमसीक्यूज में है। ये काफ़ी परीक्षा में उपयोगी होगी। पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं वे बिल्कुल से सरल भाषा में होंगे और सटीक उत्तर के साथ होंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक का संपूर्ण कवरेज होगा और सीडीपी की तैयारी अब होगी काफ़ी आसान। ठीक है, पेपर में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वही होंगे और सरल भाषा में होंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। ये जेटेड सीटेड के लिए काफी उपयोगी है। शुरुआत करते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया 100 प्रश्न एवं उत्तर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, शिक्षण क्या है? तो शिक्षण क्या है, तो इसमें जो भाग है ना, शिक्षण की अवधारणा और परिभाषा के बारे में देखें तो फर्स्ट नंबर का इसका क्वेश्चन है कंसेप्ट एंड डेफिनेशन का। शिक्षण क्या है? तो केवल ज्ञान का स्थानांतरण, सीखने के लिए प्रेरित और निर्देशित करना, छात्रों को रटवाना या फिर केवल पाठ्यक्रम पूरा करना। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें सीखने के लिए प्रेरित और निर्देशित करना। टीचिंग इज टू मोटिवेट एंड गाइड टू लर्न। ठीक है, ये वाली बात हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें जो हो जाएगा इसका जवाब, छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना या फिर केवल डिग्रियां बांटना या परीक्षा में नकल रोकना, शिक्षक का ज्ञान दिखाना। तो क्या होना चाहिए, छात्रों के व्यवहार में जो परिवर्तन है, वांछित परिवर्तन है, उसको लाना है। ठीक है, ये वाली जवाब सही हो जाएगा। छात्रों टू ब्रिंग डिस्क्राइब क्या है, डिजरेबल चेंज इन स्टूडेंट्स बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 3 का देखेंगे कि शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन है, यह कथन किसका है? तो यानी शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन है, यह कथन किसका है? तो ये बर्टन का है। ठीक है, बर्टन का है। शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन है, यह बर्टन का कथन है, बर्टन है। ठीक है, कौन है फ्रेंड? बर्टन का। क्वेश्चन नंबर 4 का, शिक्षण दो ध्रुवीय बाइपोलर प्रक्रिया किसने कहा? तो देखिए, शिक्षण को दो द्विध्रुवीय बाइपोलर प्रक्रिया किसने कहा है? तो इसको एडम्स ने कहा है। ठीक है, त्रिध्रुवी यानी ट्राइपोलर प्रक्रिया में शिक्षण के 3 ध्रुव कौन से हैं? तो देखिए, त्रिध्रुवी प्रक्रिया में शिक्षण का जो विधि बताया गया था, तो इसमें क्या कौन कौन है? शिक्षक होंगे, छात्र होंगे, पाठ्यक्रम होंगे। ठीक है, शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम होंगे। हाँ, इधर टीचर, फिर हो गया इधर छात्र, स्टूडेंट, फिर पाठ्यक्रम, करिकुलम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का देखेंगे कि शिक्षण के स्तर, लेवल्स ऑफ टीचिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो शिक्षण के स्तर यानी लेवल्स ऑफ टीचिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। स्मृति स्तर पर होता है, बोध स्तर पर होता है, फिर चिंतन स्तर पर। यानी उसका जो याददाश्त है, जो मेमोरी है, फिर उसका क्या समझ है, फिर समझ करके उन्होंने कितना चिंता किया, उसके बारे में कितना सोच पाया। तो इस प्रकार से 3 स्तर पर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का देखेंगे कि शिक्षण का सबसे निचला स्तर, लोवेस्ट लेवल कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का देखेंगे कि शिक्षण का सबसे निचला स्तर, लोवेस्ट लेवल कौन सा है? तो सबसे जो निचला स्तर कौन सा होगा फ्रेंड? तो ये स्मृति स्तर होगा। ठीक है, स्मृति स्तर। तो मेमोरी लेवल जो शिक्षण का सबसे निचला स्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का देखेंगे शिक्षण का सर्वोच्च या उच्चतम स्तर, हाईएस्ट लेवल कौन सा होगा? तो देखिए, जब शिक्षा ग्रहण कर लिया, स्मृति हो गया, बोध स्तर हो गया, तो इसके बाद वो क्या करेगा? रिफ्लेक्टिव लेवल होगा, यानी चिंतन मूल्यांकन, चिंतन स्तर। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का देखेंगे कि स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल का प्रतिपादक कौन है? तो स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल का प्रतिपादक कौन है? तो ये हर्बर्ट है। ठीक है, हर्बर्ट है। हाँ, हर्बर्ट है। कौन है फ्रेंड? हर्बर्ट है। जो स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल का प्रतिपादक है, तो वो हर्बर्ट है। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ये कथन किस ओर संकेत करता है? तो जो शिक्षण है ना, ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ये कथन किस ओर संकेत करता है? तो शिक्षण का कोई लक्ष्य नहीं होता, ये वाली बात गलत है। शिक्षण का एक पूर्व निश्चित उद्देश्य होता है। शिक्षण केवल समय की बर्बादी है, ये वाली बात भी गलत है। शिक्षण छात्रों पर थोपा जाता है, ये वाली बात भी गलत है। लेकिन क्या होना चाहिए? शिक्षण का एक पूर्व निश्चित उद्देश्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बी वाला ऑप्शन सही होगा। टीचिंग हैज ए प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। टीचिंग हैज ए प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है ना।
क्वेश्चन नंबर 11 का देखेंगे कि शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है। तो शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है, कला और विज्ञान दोनों, आर्ट एंड साइंस पे होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का देखेंगे कि शिक्षण क्रियाओं की जो विधि है, एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है, यह परिभाषा किसकी है। क्वेश्चन नंबर 12 का देखेंगे कि शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है, यह परिभाषा किसकी है। तो ये स्मिथ की है। किसका है, तो स्मिथ का है। ठीक है, बीओ स्मिथ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 का शिक्षण को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो शिक्षण को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो मुख्य रूप से 2 भागों में। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक, जो स्कूल में सीखा जाता है उसको क्या कहेंगे, औपचारिक। जो घर में रहकर या वातावरण से सीखते हैं उसको क्या कहेंगे, अनौपचारिक। ठीक है, ऑफिशियल, इनऑफिशियल, यानी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 14 का देखेंगे कि औपचारिक शिक्षण, फॉर्मल टीचिंग कहाँ दिया जाता है। तो जो औपचारिक शिक्षण बोले ना हम लोग, विद्यालय संस्थान में दिया जाता है, और जो अनौपचारिक है वो परिवार और समाज में, फैमिली एंड सोसाइटी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का देखेंगे कि निदानात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक टीचिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए, जब जब हम कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, उसकी बीमारी के बारे में पता करता है। तो जब बीमारी के बारे में पता चलता है तो फिर क्या करता है, उसको डायग्नोस्टिक देता है। ठीक है, उसका निदानात्मक के लिए कुछ उपाय बताते हैं कि ये दवाई खा लीजिए, ये परहेज कर लीजिए, इसके बाद आपकी बीमारी यानी आपका जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बच्चों पर भी लागू होता है कि जब भी कोई छात्र थोड़ा सा कमजोरी है, मतलब थोड़ा सा उस पर पढ़ाई पे फोकस कम है, तो किस कारण से इसके बारे में उसका क्या किया जाता है, डायग्नोस्टिक किया जाता है। ठीक है, निदान किया जाता है छात्रों की कमी और कठिनाइयों का पता लगाने के लिए, टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स लर्निंग डिफिकल्टीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का देखेंगे कि उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग का मुख्य कार्य क्या है। फ्रेंड, कि जो उपचारात्मक शिक्षण है, रेमेडियल टीचिंग, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए, जब भी डॉक्टर डायग्नोस्टिक कर लेता है तो फिर उसके बारे में क्या करता है, उसका रेमेडियल करता है, यानी उसका उपचार करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कमियों का समाधान, जो बच्चों में कमी है तो उसका किस प्रकार से समाधान किया जाए, तो उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में सॉल्यूशन निकालता है। तो करेक्टिव मेजर्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का शिक्षण केंद्रित शिक्षण, जो शिक्षक केंद्रित शिक्षण है। क्वेश्चन नंबर 18 का शिक्षक केंद्रित शिक्षण, टीचर सेंटर्ड टीचिंग की क्या विशेषता है। तो इसमें क्या होता है, शिक्षक प्रमुख होता है, तो टीचर सेंटर में टीचर प्रमुख होता है, और चाइल्ड सेंटर में चाइल्ड प्रमुख होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 में छात्र केंद्रित शिक्षण, स्टूडेंट सेंटर टीचिंग किस पर जोर देता है। तो जो छात्र केंद्रित शिक्षण है, यानी स्टूडेंट सेंटर टीचिंग, यानी बच्चों पर, यानी बच्चों की सीखने पर, यानी छात्रों की सक्रिय सहभागिता पर, एक्टिव पार्टिकुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, माइक्रो टीचिंग के जन्मदाता कौन है। माइक्रो टीचिंग के जन्मदाता कौन है। तो जो माइक्रो टीचिंग है ना, इसके जन्मदाता है ड्वाइट एलन। हाँ, ड्वाइट एलन। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखेंगे भाग 2 का, अधिगम की प्रक्रिया क्या है। तो द लर्निंग प्रोसेस, अधिगम लर्निंग का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यानी जो अधिगम है, तो अधिगम का मतलब ही होता है क्या, सीखना, टू लर्न, एक्वायर नॉलेज। तो कोई चीज सीखना होता है या फिर कोई चीज ग्रहण कर लेना ही लर्निंग होता है। ठीक है, अधिगम होता है। क्वेश्चन नंबर 22, अधिगम के अनुसार व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कैसा होता है। जो अधिगम होता है ना, जब बच्चे सीखने लगते हैं तो उसका व्यवहार में क्या होने लगता है, तो क्या होता है, वो उसका व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, यानी अस्थायी परमानेंट उसका क्या होने लगता है, परिवर्तन होते हैं व्यवहार में। ठीक है, किसका, बच्चे का, जो लर्निंग करता है, जो सीखने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23 का, अधिगम की प्रक्रिया कब से शुरू होती है। तो विद्यालय जाने पर, युवावस्था में, जन्म से मृत्यु तक। तो देखिए, जो सीखने का कार्य है ना, तो वो जन्म से मृत्यु तक चलती है। ठीक है, जब से वो बच्चे जन्म लेते हैं तब से वो सीखने की क्रिया चलती रहती है। क्वेश्चन, इसलिए तो कहा गया है फ्रॉम होम टू टर्म। क्वेश्चन नंबर 24 का देखेंगे कि अधिगम अनुभव प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है। जो अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, तो ये किसका है, तो क्रो एंड क्रो का। ठीक है, क्रो एंड क्रो का होगा। सॉरी यार, एक गेट्स वो अन्य का होगा ना, क्रो का तो अलग चीज होगी। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा क्या होता है, गेट्स वो अन्य के द्वारा है। क्वेश्चन नंबर 25 का, आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। जो आदत है, जो ज्ञान है, अभिवृत्तियों का अर्जन है, वही अधिगम है। यह परिभाषा किसने दी है,
तो ये परिभाषा किसने दिया है? हाँ, ये क्रो एंड क्रो हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 26 नंबर का क्वेश्चन। अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है? जो अधिगम है ना, वो किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो केवल यांत्रिक, मानसिक और सक्रिय, मेंटल एंड एक्टिव, निष्क्रिय। तो देखिए जैविक, ये सारे तो नहीं होगा। जब अधिगम करता है कोई तो क्या होना चाहिए? उसका मानसिक यानी पूरा ध्यान से होना चाहिए, उसका दिमाग एक जगह पर यानी पढ़ाई पर ध्यान होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? सक्रिय होना चाहिए। ऐसा ही नहीं केवल सुनता रहे सुनता रहे सुनता रहे, उसके बारे में वो कुछ रिस्पॉन्स ही ना दे, कोई जवाब ही ना दे, तो वो उसका सीखना संभव नहीं हो पाता है ना। जब भी कोई अधिगम करता है तो वो एक्टिव और मेंटल से करते हैं ना, तभी अधिगम संभव हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का देखेंगे कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या है? पर्सनल फैक्टर कौन सा है? तो देखिए विद्यालय का वातावरण, शिक्षण विधि, बुद्धि और अभिप्रेरणा। तो ये सारे में से कौन सा हो जाएगा? तो इंटेलिजेंस एंड मोटिवेशन, यानी पाठ्यक्रम, बुद्धि और अभिप्रेरणा, इंटेलिजेंस एंड मोटिवेशन। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो जो बुद्धि और अभिप्रेरणा, जितना बुद्धि है और उसको क्या मोटिवेशन मिला है, तो इस पर आधारित है। ठीक है, ये प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक हैं, पर्सनल फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 28 का देखेंगे कि अधिगम का पठार, प्लेटो ऑफ लर्निंग। तो अधिगम का पठार क्या है? प्लेटो ऑफ लर्निंग क्या है? तो अधिगम में निरंतर प्रगति, सीखने की प्रक्रिया में रुकावट या ठहराव, स्टेग्नेशन इन लर्निंग, अधिगम का तीव्र होना, सीखना बंद हो जाना। तो देखिए जो अधिगम का पठार है ना, प्लेटो ऑफ लर्निंग, तो ये क्या है? प्लेटो ऑफ लर्निंग यानी सीखने की प्रक्रिया में जो रुकावट या ठहराव, यानी स्टेग्नेशन इन लर्निंग। क्या होता है? एक समय के बाद जब ना, जैसे 2-3 घंटा लगातार पढ़ ले, तो एक समय के बाद थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा मन कम हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स चाहता है, तो इस टाइम पर ऐसा होता है कि आप कुछ भी पढ़ ले, आपका माइंड पे जल्दी जा नहीं सकता है। ठीक है, तो ये अलग चीज़ है। कोई 8 घंटा 10 घंटा लगातार पढ़ते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन एक समय सीमा होता है कि आप इतना घंटा, जैसे 2-3 घंटा लगातार पढ़िएगा तो आपका माइंड उसमें रुकने की स्थिति में आ जाती है, यानी ठहराव ठहराव चाहता है कि कुछ देर वो रिलैक्स हो जाए। ठीक है, इसी का क्या है? ये क्या है? अधिगम का पठार यानी प्लेटो ऑफ लर्निंग है। हाँ, प्लेटो ऑफ लर्निंग है। जो अधिगम के स्थानांतरण है, यानी क्वेश्चन नंबर 29 का देखें कि अधिगम के स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 रूप से होता है। पहला क्या होगा? सकारात्मक, नकारात्मक, फिर शून्य। अगर हम किसी बच्चे को सिखाए कोई शब्द, तो वो क्या करेगा? पहले उसको सकारात्मक में लेगा, सीखने का कोशिश करेगा। कोई बच्चा नकारात्मक, उसको नहीं सीखने की कोशिश करेगा, और किसी पर कुछ ना हाँ है, तो वो किस में हो जाएगा? शून्य में। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का देखेंगे कि सकारात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर क्या है? तो क्या है? जब पहले सीखा गया ज्ञान है, जो पहले सीखा गया ज्ञान नए ज्ञान में सहायक हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लर्निंग में सकारात्मक होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, व्हेन प्रायर लर्निंग एड्स अ न्यू लर्निंग। ठीक है, पहले सीखा गया ज्ञान नए ज्ञान में सहायक हो, तो वो क्या आ जाएगा? सकारात्मक लर्निंग। हाँ, सकारात्मक स्थानांतरण। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 का, नकारात्मक स्थानांतरण, नेगेटिव ट्रांसफर का क्या अर्थ है? तो नकारात्मक स्थानांतरण, नेगेटिव ट्रांसफर का अर्थ होगा कि इसमें ज्ञान का क्या होता है? उपयोग ना होना। ठीक है, नहीं, इसका जवाब हो जाएगा पुराने ज्ञान का नए ज्ञान में बाधा डालना, व्हेन प्रियर लर्निंग हिंडर्स न्यू लर्निंग। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका बी वाला। आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? बी वाला। हाँ, यानी पुराने ज्ञान का नए ज्ञान में बाधा डालना। अधिगम की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभिप्रेरणा और प्रेरणा, मोटिवेशन, ड्राइव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का, आंतरिक अभिप्रेरणा, इंट्रिस्टिक मोटिवेशन का उदाहरण क्या है? तो क्या हो जाएगा? इंट्रिस्टिक। तो जब भी आंतरिक प्रेरणा आता है, अभिप्रेरणा आता है, तो क्या होता है? इसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ते हैं, लर्निंग फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ना, लर्निंग फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। क्वेश्चन नंबर 34 का देखेंगे कि बाह्य अभिप्रेरणा, इंट्रिस्टिक मोटिवेशन का उदाहरण क्या है? तो इसमें क्या होता है? जो बाह्य अभिप्रेरणा, इंट्रिस्टिक मोटिवेशन का क्या हो जाएगा? जो बाह्य अभिप्रेरणा है, यानी सजा या पुरस्कार, जब सजा मिलेगा तभी पढ़ेंगे, जब पुरस्कार मिलेगा तभी पढ़ेंगे, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगा। ठीक है,
एक्सट्रिंसिक क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। 2-3 बार शब्द को रिपीट कर लेने पर माइंड पर बैठा रहेगा, इसलिए 2-3 बार इसको रिपीट जरूर कर लीजिए, आप भी ट्राई कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का देखेंगे कि प्रयास और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया। तो प्रयास और त्रुटि, प्रयास करो फिर त्रुटि होगी, उसको फिर सुधारो, तो किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने, ठीक है, थॉर्नडाइक ने दिया था, थॉर्नडाइक ने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 36 का देखेंगे कि थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम, प्राइमरी लॉस कितने हैं, तो कितने हैं, तो 3 है ना, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव होगा, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। लॉ ऑफ रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 का तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस में हमें क्या बताता है, तो तत्परता का नियम लॉ ऑफ रेडीनेस हमें क्या बताता है, कार्य करने के लिए तैयार होना। हाँ, कार्य करने के लिए तैयार होना, रेडी टू लर्न, बीइंग रेडी टू लर्न। तो देखिए अभ्यास का नियम 38 नंबर का क्वेश्चन, अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज किस बात पर जोर देता है, तो जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है ये किस बात पर जोर देता है, यानी दोहराने पर, रिपीटेशन, प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 का देखेंगे कि प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट किससे संबंधित है, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट किससे संबंधित है, तो यानी परिणाम और संतोष, रिजल्ट एंड सेटिस्फैक्शन, रिजल्ट एंड सेटिस्फैक्शन से। हाँ, अब देखेंगे सूझ या अंतर्दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 40 का सूझ या अंतर्दृष्टि, इंसाइट का सिद्धांत किसने दिया, तो देखिए जो सूझ या अंतर्दृष्टि, इंसाइट का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये कोहलर ने दिया है, ठीक है, कोहलर ने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 41 का, कोहलर ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किए थे, कोहलर ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किए थे, तो चिंपैंजी यानी सुल्तानी नामक वन मानुस था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 का, शास्त्रीय अनुबंधन यानी सीसी, क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन यानी सीसी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन, तो कौन है ये, पावलोव, कौन है ये, पावलोव। हाँ, सीसी का प्रतिपादक कौन है, तो पावलोव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का, पावलोव ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया, किस जानवर पर किया, तो पावलोव ने सबसे पहले अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया, तो कुत्ते पर किया, ठीक है, डॉग पर किया। हाँ, डॉग पर। क्वेश्चन नंबर 44 का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया, तो स्किनर ने दिया, ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर ने दिया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 का, स्किनर ने किस जानवर का प्रयोग किया था, तो किस पर किया था, चूहे और कबूतर पर, रेट एंड पीजन, रेट एंड पीजन पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 46 का देखेंगे कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया, तो ये सामाजिक वाला बात आएगा तो ये वाइगोस्की क्या हो जाएगा, अल्बर्ट बंडुरा हो जाएगा, ठीक है, सामाजिक वाला बात है तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है ना, सामाजिक संस्कृति आएगा तो वो वाइगोस्की होगा, लेकिन सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, सोशल लर्निंग थ्योरी है, तो इसमें अल्बर्ट बंडुरा होगा, अल्बर्ट बंडुरा होगा जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 का, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया, तो ये जीन पियाजे ने दिया है, ठीक है, जीन पियाजे ने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 का, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है, तो 4 अवस्थाएं, 4 स्टेज। हाँ, कितनी अवस्थाएं, 4 स्टेज। क्वेश्चन नंबर 49 का, जीन पियाजे द्वारा बताई गई अंतिम व्यवस्था कौन सी है, अंतिम व्यवस्था कौन सी है, तो जो जीन पियाजे द्वारा बताई गई अंतिम व्यवस्था कौन सी है, तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 का, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया, तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया, वाइगोस्की, ले वाइगोस्की। क्वेश्चन नंबर 51 का, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, तो बच्चे कैसे सीखते हैं, समाज और संस्कृति की
अंतःक्रिया से, सो थ्रू सोशल एंड कल्चरल इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर समस्या समाधान विधि देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 का समस्या समाधान विधि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के चरण क्या है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है इसमें क्या होता है कि समस्या की पहचान यानी परिकल्पना, परीक्षण प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, हाइपोथेसिस, टेस्टिंग। समस्या की पहचान क्या है, फिर परिकल्पना, उस पर परिकल्पना परीक्षण करेंगे। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस, टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 64 का डाल्टन विधि किसने दी। तो डाल्टन विधि किसने दी, हेलन पार्कहर्स्ट ने, हेलन पार्कहर्स्ट ने, हेलन पार्कहर्स्ट ने दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 का देखेंगे कि व्याख्यान विधि लेक्चरल मेथड किस प्रकार की शिक्षण विधि है। तो ये शिक्षक केंद्रित है, ठीक है, टीचर सेंटर्ड। क्वेश्चन नंबर 66 का देखेंगे दृश्य सर्व सामग्री ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग शिक्षण में क्यों किया जाता है। तो इसमें शिक्षण को प्रभावी और रोचक बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, टू मेक टीचिंग इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 का देखेंगे कि प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड का उपयोग मुख्य रूप से किस विषय को पढ़ाने में किया जाता है। तो इसमें होगा भाषा, अंग्रेजी, जैसे कि भाषा हो गया, जैसे भाषा में बोले तो जैसे कि अंग्रेजी भाषा, ठीक है, जैसे कि मैंगो, एप्पल, कैट, इस सारे जो बोलते हैं ना उसको हम लोग दिखा करके भी बोल सकते हैं। मैंगो को पकड़ के मैंगो को दिखा कर बोल सकते हैं, कैट को दिखा के बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष विधि हो जाता है, ठीक है। यानी जो प्रत्यक्ष विधि है डायरेक्ट मेथड का उपयोग मुख्य रूप से भाषा को पढ़ाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 का द्विभाषी विधि यानी बाइलिंगुअल मेथड के जन्मदाता कौन है। तो द्विभाषी का जो जनक है तो वो कौन है, तो सीजे डॉडसन, सीजे डॉडसन है, हाँ सीजे डॉडसन है। क्वेश्चन नंबर 69 का द्विभाषी विधि बाइलिंगुअल मेथड में किन दो भाषाओं का प्रयोग होता है। तो मातृभाषा और लक्ष्य भाषा, जो उसका मातृभाषा है और जो उसको सीखने के लिए सिखाया जाता है। तो मदर टंग एंड टारगेट लैंग्वेज, जैसे कि मातृभाषा हिंदी हो गया तो टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश हो गया, ठीक है। हमारे झारखंड में ज़्यादातर ऐसा ही होता है, बहुत सारे लोगों का अलग भी होता है लेकिन बहुतों का तो हिंदी होता है और टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 हो गया सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग की समय अवधि सामान्यतः कितनी होती है। तो कितनी होती है, 35 मिनट, ठीक है, सॉरी 35 मिनट नहीं, यहाँ पर 36 मिनट हो जाएगा, 36 मिनट, 6 मिनट प्रति कौशल के अनुसार, यानी 6 मिनट प्रति जो उसका कौशल है उसके अनुसार हो जाएगा पर स्किल। शिक्षण की अवस्थाएं फेसेस ऑफ टीचिंग कितनी होती है। तो 3 होती है, पूर्व सक्रिय, अंत सक्रिय, उत्तर सक्रिय, पूर्व सक्रिय, अंत सक्रिय और उत्तर सक्रिय। क्वेश्चन नंबर 72 का पूर्व सक्रिय अवस्था प्री एक्टिव फेज में शिक्षक क्या करता है। प्री एक्टिव में फेज में शिक्षक क्या करता है। तो इसमें क्या करता है शिक्षक, तो इसमें योजना पाठ की तैयारी कराता है, इसमें योजना और पाठ की तैयारी कराता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 अंत सक्रिय अवस्था इंटरेक्टिव फेज का क्या अर्थ है। अंत सक्रिय अवस्था इंटरेक्टिव फेज का क्या अर्थ है। इसमें जवाब हो जाएगा घर जाना, सॉरी घर जाना बोल रहे हैं, कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया पढ़ाना यानी क्लासरूम इंटरेक्शन टीचिंग हो जाएगा, ठीक है। अंत सक्रिय अवस्था में क्या हो जाता है, इंटरेक्टिव फेज का हो जाता है कि जब बच्चे पढ़ते हैं उसके साथ क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन यानी अंतःक्रिया होके एक दूसरे के साथ मिलके यानी बच्चे और शिक्षक के साथ क्या कहते हैं कंप्रेंशन करके पढ़ाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं अंत सक्रिय अवस्था, इंटरेक्टिव फेज का अर्थ है, ठीक है। क्लासरूम इंटरेक्शन टीचिंग, बच्चे छात्र हो गए, छात्र छात्रा हो गए, तो इस प्रकार से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का उत्तर सक्रिय अवस्था पोस्ट एक्टिव फेज में शिक्षक क्या कार्य करता है। जब पोस्ट एक्टिव फेज में होता है तो शिक्षक क्या करता है, तो इसमें क्या करता है शिक्षक, तो मूल्यांकन परिणाम जानता है, ठीक है, मूल्यांकन परिणाम जानना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 75 का एवल्यूशन पीरियड अभिक्रमित अनुदेशन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की प्रतिपादक कौन है। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के प्रतिपादक हैं बीएफ स्किनर, ठीक है, बीएफ स्किनर है। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे भाग संख्या 4 का, भाग 4 का देखेंगे कि शिक्षा के उद्देश्य और दर्शन, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड फिलोसफी, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड फिलोसफी। तो क्वेश्चन नंबर 76 का देखेंगे कि शिक्षा एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा कि किस शब्द से बना है। एजुकेशन शब्द जो है ये लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है।
तो एडू से बना किससे बना है? एडुकेट से। किससे बना है बताइए? तो इसमें सभी चीज हो गया, एडुसेयर भी हो गया, एडुकेयर भी हो गया, एडुकेटम भी हो गया, तो ये सब हो गया। एडुसेयर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो एडुसेयर का शाब्दिक अर्थ हो गया अंदर से बाहर निकलना, टू ड्रॉ आउट, टू लेट आउट। क्वेश्चन नंबर 78, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, तो यह कथन किसका है? तो ये कथन अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 79, शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। जो शिक्षा है ना मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, तो यह विचार किसका है? तो जो शिक्षा है वो मनुष्य में निहित पूर्णता का अभिव्यक्ति, तो यह स्वामी विवेकानंद जी के हैं। क्वेश्चन नंबर 80, प्रयोजनवाद क्या है? प्रागमेटिज्म के जनक कौन है? प्रयोजनवाद यानी प्रागमेटिज्म के जनक कौन है? प्रयोजन के द्वारा किसने समझा? जॉन डीवी के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 का आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म के समर्थक कौन थे? आदर्शवाद आइडियलिज्म के समर्थक कौन थे? तो ये प्लेटो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 का देखिए कि प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म के मुख्य समर्थक कौन है? तो जॉन डीवी है, ठीक है। सॉरी, ये रूसो होगा, हाँ रूसो। क्वेश्चन नंबर 83 का यथार्थवाद रियलिज्म का मुख्य आधार क्या है? तो भौतिक संसार और वास्तविकता हो जाएगा, मेटेरियल वर्ल्ड एंड रियलिटी, भौतिक संसार वास्तविकता। क्वेश्चन नंबर 84 का व्यावसायिक शिक्षण वोकेशनल एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसमें क्या होता है? रोजगार के लिए तैयार करना, टू प्रिपेयर फॉर एम्प्लॉयमेंट लाइवलीहुड। क्वेश्चन में 85 का देखेंगे समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या अर्थ है? तो जो सामान्य और विशिष्ट बच्चों को एक साथ पढ़ाना होता है, एजुकेशन नॉर्मल एंड स्पेशल चिल्ड्रन टुगेदर, इसका जवाब था ना। क्वेश्चन अब देखेंगे भाग संख्या 5 का देखेंगे इस मूल्यांकन और मापन, एवल्यूशन एंड मेजरमेंट, तो क्या है? तो एवल्यूशन एंड मेजरमेंट यानी क्या है? इसमें क्या होता है? मात्रात्मक क्वांटिटिव होता है। आप देखें क्वेश्चन नंबर 87 का मूल्यांकन एवल्यूशन कैसी प्रक्रिया है? तो जो मूल्यांकन है एवल्यूशन है वो कैसी प्रक्रिया है? तो ये व्यापक एवं गुणात्मक मात्रात्मक है, ठीक है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 88 का सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है? तो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन सीसी का अर्थ क्या है? तो देखिए जो सीसी ये है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जो सीखने की प्रक्रिया के दौरान नियमित और सभी पहलुओं का आकलन करना। क्वेश्चन नंबर 89 का फॉर्मेटिव असेसमेंट एफए कब किया जाता है? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है? या शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 90 समेटिव असेसमेंट ऐसे कब किया जाता है? जब समेटिव असेसमेंट होता है तो कब किया जाता है? ये सत्र या पाठ्यक्रम के अंत में होता है, क्या हो जाएगा? एट द एंड ऑफ टर्म सेशन। क्वेश्चन नंबर 91 का देखेंगे कि उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट का क्या उद्देश्य है? जो उपलब्धि परीक्षण है अचीवमेंट टेस्ट का क्या उद्देश्य होगा? तो इसमें होगा छात्रों द्वारा सीखे गए ज्ञान का मापन करना, टू मेजर लर्निंग आउटकम्स। क्वेश्चन नंबर 92 का एक अच्छे परीक्षण गुड टेस्ट की क्या विशेषता होती है? क्या होती है इसमें? विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, वैलिडिटी होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 का विश्वसनीयता रियलेबिलिटी का अर्थ क्या है? तो रियलेबिलिटी का अर्थ क्या होगा? परिणाम हमेशा समान आना यानी कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। वैधता क्या है? वैलिडिटी का अर्थ क्या है? तो परीक्षण का उद्देश्य पूरा होना, टेस्ट मेजर दैट इज इंटेंट्स टू मेजर, ये वाला जवाब सही होगा। हाँ। क्वेश्चन नंबर 95 का वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी का क्या अर्थ है? क्या तात्पर्य है? तो क्या हो जाएगा इसका? परीक्षक का प्रभाव न पड़ना, अनबायस्ड एवल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 का भाग 6 का
कक्षा प्रबंधन और शिक्षण सहायक सामग्री, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड टीचिंग एड्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 96 का देखेंगे कि अच्छे कक्षा प्रबंधन, गुड क्लासरूम मैनेजमेंट का मुख्य आधार क्या है? तो छात्र को स्वतंत्र छोड़ देना या प्रभावी शिक्षण और अनुशासन। क्या होना चाहिए? प्रभावी शिक्षण होंगे, साथ में अनुशासन, इफेक्टिव टीचिंग एंड डिसिप्लिन में होना चाहिए। प्रभावी होना चाहिए, साथ में इफेक्टिव डिसिप्लिन में भी होना चाहिए, ठीक है, तभी अच्छा होगा क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 97 का दंड और पुरस्कार, पनिशमेंट एंड रिवार्ड किस प्रकार के प्रेरक है? तो ये बाह्य प्रेरक होगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स, एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 का देखेंगे कि श्याम पट, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड को शिक्षण में क्या माना जाता है? तो ये शिक्षक का मित्र है, ठीक है, टीचर्स बेस्ट, समय की बर्बादी, अनावश्यक वस्तु, सजावट की वस्तु, ये सारे नहीं होंगे। अगर आप इसको जवाब नहीं जानते, नहीं समझ में आता है, तब भी आप इसको थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा ना, तो आपका आंसर तुरंत बन जाता है। तो देखिए, जो सजावट की चीज़ है, ब्लैक बोर्ड क्या सजावट की चीज़ है? नहीं होगा ना। ये आवश्यक वस्तु थोड़ी सी सही लगती है, समय की बर्बादी ये तो बिल्कुल से गलत है, लेकिन शिक्षक का मित्र की बात की तो ये बिल्कुल से सही है। क्वेश्चन नंबर टीचर्स बेस्ट फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 99, श्रव्य सामग्री, ऑडियो एड्स का उदाहरण क्या है? क्या हो जाएगा? टैप रिकॉर्डर, टेलीविजन नहीं होगा, टैप रिकॉर्डर हो जाएगा, प्रोजेक्टर, मानचित्र नहीं होगा, टैप रिकॉर्डर हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100 का लास्ट वाला, दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स का सबसे बेहतरीन उदाहरण क्या है? तो आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो सबसे बेहतरीन उदाहरण टेलीविजन हो जाएगा और कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है। समाचार देखते भी हैं, सुनते भी हैं, ये सबसे बढ़िया उदाहरण टेलीविजन और कंप्यूटर हो गया, ठीक है। फ्रेंड्स, कैसे लगी आप लोग की ये वीडियो? आप लोग को शायद अच्छी लगी, अगर ना भी लगे कमेंट करें, अच्छी लगी तब भी कमेंट करें, ठीक है। और साथ में लाइक शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार से और सारी वीडियो मिलती रहेगी। हाँ, इसमें एक नंबर है मेरा, इस पर अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस पर मैसेज करके ले सकते हैं, 9031233399। व्हाट्सअप में आपको मैसेज करना है और यहाँ से परचेस कर सकते हैं, काफ़ी कम रुपीज़ में है। और फिर से आप लोग को धन्यवाद, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में।